ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट, ठीक है। लास्ट टर्न तक हमने बेसिक लाइट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन तो हो गया था, उससे आगे की बात करेंगे। पहले प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्शन के लॉज हम एक बार समझ लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजी लॉ है, आप लोगों ने शायद पढ़ भी लिया होगा, आता भी होगा। फर्स्ट लॉ ये बोलता है रिफ्लेक्शन का कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। आई और आर क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। सपोज हमारे पास ये मिरर है और यहाँ पर एक लाइट आके ऐसे टकराती है। जिस पॉइंट पर लाइट टकराएगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल इजी वे में समझते हैं सारी चीज़ें। जो लाइट आके टकरा रही है मिरर पे या किसी भी सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी बेटा, जिस सरफेस पे जहाँ पे स्ट्राइक करेगी वहाँ पर हमें एक सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना देना है, जिसको हम नॉर्मल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल तैयार हो गया। अब देखो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये वाला, इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल जो बन रहा है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो लाइट तो ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, ये एंगल होगा आर। बहुत ही ईजी सा लो। आई और आर ये दोनों एंगल प्यारे बच्चों इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे का किससे देखा जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल देखा जाएगा। इंसिडेंट का भी किससे देखा जाएगा? नॉर्मल से देखा जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये तो पहला लो। सेकंड लो, सेकंड लो भी बहुत इजी है। देखो सेकंड लो में ऐसा बोला गया है कि इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और नॉर्मल, they all lie in the same plane. They all lie in the same plane. थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं। प्लेन मतलब ऐसे समझ लो एक फ्लैट सरफेस। ये हमारा व्हाइट बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप बच्चों को, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हमें बनाने हैं, मतलब एक ही सरफेस के ऊपर इन तीनों को हमें बनाना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको बनाना होता है, या तीनों के तीनों एक ही फ्लैट सरफेस पर होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मल को ऐसे बना दें इसके बाहर। आप समझो जैसे हमारे पास सपोज ये तीन हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये ऐसे हैं दोनों, और नॉर्मल मेरा ऐसे है। ये तीनों के तीनों बेटा एक ही सरफेस पे होने चाहिए। देखो अगर मैं इसे हाथ रख दूँ मेरा तो एक सरफेस हो जाएगी, तो ये तीनों एक ही सरफेस पे होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से किसी एक को दूसरे सरफेस पे ले जाएं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये इंसिडेंट रे हो, ये रिफ्लेक्टेड रे हो और ये नॉर्मल हो। ये अनर्थ है, इम्पॉसिबल है। तीनों अलग अलग ऐसे नहीं बनाना, हमें एक ही सरफेस पे बनाना है। अगर हम इसके पीछे एक पेपर रख दें तो वो पेपर पर ये तीनों आ जाने चाहिए, बस सीधी सी बात, ठीक है। अगर ये नॉर्मल ऐसे बना दिया आपने तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे को इधर उधर कर दिया तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये बात हो गई। ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं ये कौन से वाले रिफ्लेक्शन में लगते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन में लगते हैं या इरेगुलर में लगते हैं? किस में लगते हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आंसर है दोनों में लगते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा। रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे, ठीक है ना।
ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हमने कहीं नहीं बोला, ठीक है। तो ये सभी टाइप के रिफ्लेक्शन में लगते हैं, स्फेरिकल मिरर में भी लगेंगे, प्लेन में भी लगेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लगेंगे। कहने वाली बात ये है प्यारे बच्चों कि जहाँ पर लाइट का हो गया रिफ्लेक्शन वहाँ पर लॉज फॉलो होंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। अच्छा, एक एंगल और आप समझना, अगर कभी आपको ऐसा एंगल दे दें, ऐसा एंगल दे दें इंसिडेंट रे, और ये एंगल दे दें मान लो आपको 30 डिग्री, और आपसे पूछे फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है प्यारे बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर आप पहले एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल होगा ये वाला पूरा ये 90 डिग्री का होगा, ये 30 का है तो ये कितना होगा 60 का होगा। अब ये एंगल 60 है, इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इतना ही एंगल बना के रे हमारी जाने वाली है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। अगर कभी आपको ऐसे दे दे कि ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई। और आगे जानते हैं देखो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइट रे, ये हमारा मिरर है, कोई लाइट रे ऐसे आके गिर जाती है इस पर एकदम सीधी, ठीक है ना। अब एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है बच्चों को, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, और उनके सोचने की वजह ये है कि वो इस एंगल को मेज़र कर लेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा हो जाएगा गलत। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 90 डिग्री नहीं है प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में है 0 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, 0 कैसे हुआ, तो आप डेफिनेशन पे आ जाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्या? इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, हमने यही पढ़ा हुआ है। तो देखो ये रे यहाँ पर आके टकराई, तो ये यहाँ पर नॉर्मल में बना दूँ, इसी दूसरे कलर से बना देता हूँ नॉर्मल, ऐसे देखो, तो नॉर्मल भी ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक इसके ऊपर है एग्जैक्टली, ये हमारा नॉर्मल है, और हमारी इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसी आ रही है, ठीक। अब मुझे बताओ आप, नॉर्मल के अलोंग आ रही है ये, जिस तरफ नॉर्मल है उसी तरफ हमारी इंसिडेंट रे भी गिर रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। ये रे है, इसी के ऊपर मैं दूसरी रे बना दूं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है? 0। इसलिए एंगल आई कितना है? 0। एंगल आई 0 है, तो एंगल आर कितना होगा? क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो एंगल आर को भी 0 होना पड़ेगा। एंगल आर 0 होने का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी प्यारे बच्चों, वो नॉर्मल से 0 एंगल बनाकर जाएगी, यानी कि ये जो रे आ रही थी ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ टकराएगी। अब टकराने के बाद क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट तो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0, यानी ये ठीक इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। ऐसे आ रही थी और ऐसे बाउंस बैक करके उसी रास्ते पे चली जाएगी। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे रेज आर फॉलिंग नॉर्मली। रेज आर फॉलिंग नॉर्मली, ध्यान रखना सारे बच्चे, ओके। जब रेज नॉर्मली फॉल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, 90 नहीं होगा। व्हाट द पॉइंट? और छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, वरना गड़बड़ हो जाती है। हमें ज्योमेट्री देख के ऐसा लग सकता है कि 90 डिग्री है, बट ये चीज़ गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप पहले इसको इतना लिख लें, ओके। तो ये हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, थोड़ी बहुत चीज़ें। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखना। अगर एंगल ऑफ डेविएशन आपसे ऐसा कुछ पूछ लें कि एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करो,
तो ये डेविएशन का क्या चक्कर है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये हमारा मिरर, यहाँ पर ऐसे लाइट गिरी, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, नॉर्मल के साथ, तो ये वापस थीटा पर ही बाउंस बैक कर जाएगी। अब डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन पूछा जाता है बच्चों से। आप ये सोचो कि अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे जा रही थी, ये रे तो ऐसे जा रही थी। ये इसका था ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे। अच्छा, इस मिरर ने इसको क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। बाउंस बैक कर दिया तो ये टर्न हो गई, क्या हो गई, ये टर्न। ये अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना टर्न हो गई, ये अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना टर्न हो गई, उसी चीज़ को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ओरिजिनल रास्ता तो ये था और ऐसे चली गई, यानी ये तो इतना घूम गई। देखो जरा, ठीक है, जो ब्लू वाले से मैंने बनाया भाई, ये देखो इतना नहीं घूम गई कह रहे। अब ये होगा कितना, ये भी कैलकुलेट करते हैं। देखो इस एंगल को मैं डी मान लेता हूँ, डेविएशन। देखो प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो आप। अब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा, हमें अच्छे से पता है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये थीटा और ये डी, ये सब मिला के कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी हमारे पास कितना आने वाला है, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा डेविएशन आया, और डेविएशन में हम ये भी बताते हैं कि क्लॉकवाइज आया या एंटी क्लॉकवाइज आया, तो वो हम बता सकते हैं बहुत आराम से। देखो हमारी रे कैसे जा रही थी, ऐसे। अब ये रे किस तरफ घूमी, इधर घूमी, तो हम इधर चले, ओरिजिनल रे से किधर चले, इधर चले। तो ये वाला डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा वाला, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे घूमना पड़ा ना हमें। इसमें थीटा ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल है 30 डिग्री। बोलो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। ओके, तो आपने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री नहीं है। थीटा कितना है, ये वाला है 60 है बेटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60। तो डी कितना आने वाला है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बोले तो 60 डिग्री। और वापस ऐसे घूम गया ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना भी सीख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते कहानी। अच्छा, आगे की कहानी के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे समझ नहीं आएगा। देखो अच्छे लेवल पे अगर पढ़ना है ना, तो हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर अब इस मौके पे समझना पड़ेगा। और सिर्फ 10th जैसा पढ़ना है तो अब तो कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है तो फिर हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो 2 शब्द हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा, या ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेगी इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज से हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट कौन है। गॉट द पॉइंट। इमेज डिसाइड होगी प्यारे बच्चों,
रिफ्लेक्टेड रेज से, मतलब रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज से, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज से। अभी हाल फिलहाल हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम रिफ्लेक्टेड रेज से समझ लेते हैं। बोलो भाई, क्लियर है बात? दो शब्द आएंगे ज़िंदगी में, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट का पता किससे चलेगा? मैंने फिर बोला आपको, अच्छे लेवल पे पढ़ने के लिए हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑब्जेक्ट का पता चलेगा प्यारे बच्चों इंसिडेंट रेज से, और इमेज का पता किससे चलेगा? रिफ्लेक्टेड रेज से। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के मिलेंगे, एक होगा रियल ऑब्जेक्ट और एक होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझते चलना बात को। इसी तरीके से इमेज भी हमें दो तरीके की मिलेगी डियर स्टूडेंट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो नए नए शब्द आ गए, आप कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार में ऐसा समझा दूंगा आपको कि आप उसके बाद कभी आपको टेंशन होएगी नहीं। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मतलब ऐसे समझो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। जो हमारी इमेज है वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट का पता लगेगा इंसिडेंट रेज से प्यारे बच्चों, इमेज का पता लगेगा रिफ्लेक्टेड रेज से। अब ये क्या चक्कर है सर, इसको और समझाओ। अब तो पूरा समझाना पड़ेगा आपको, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा वरना। तो हम समझते हैं पूरी बात, आ जाओ। इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, ओके? चलिए, देखो देखो समझते हैं। पहले रियल ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ओ नाम का, ओके? यहाँ से दो रेज ऐसी चली। ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज चलती हैं, हम 2, 3, 4, 5 जैसी हमारी सहूलियत होगी वैसे बनाएंगे। तो यहाँ से कुछ रेज चली और जाके मिरर पे टकराई, ठीक है? ये सामने मिरर है, ओके? अब रेज, इंसिडेंट रेज किसको बोलोगे आप? इनको ही तो बोलोगे। तो यहाँ पर ओ मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रेज ये है, मिरर के सामने कोई चीज़ रखी हुई थी ओ नाम की, वहाँ से ऐसे दो रेज चली और जाके मिरर पे टकराई, तो ये मेरी इंसिडेंट रेज हो गई, ओके? अब इंसिडेंट रेज अगर इस पैटर्न में आपको दिखे, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करना ऐसे, इंसिडेंट रेज आपको ऐसे मिले तो आप समझ जाना ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? ये रियल ऑब्जेक्ट। अब बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में आपको बताऊं, मिरर के सामने रखी हुई चीज़ हमारी रियल ऑब्जेक्ट होगी 10th क्लास के हिसाब से। बट थोड़ा सा डीप लेवल पे पढ़ोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जहाँ से रेज हमारी ऐसे डाइवर्ज करती हुई दिखेगी। कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज, ठीक है? अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब एक कहानी समझते हैं अपन बहुत प्यारी सी। ये मिरर है, ऐसे दो रेज आ रही है, पता नहीं कहाँ से, समझ रहे? ऐसे दो रेज आ रही है, पता नहीं कहाँ से, मिरर के सामने से। अच्छा, तो भैया ये इंसिडेंट रेज हो गई, है ना? जो मिरर पे टकराएगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? तो ऐसा है प्यारे बच्चों कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलती हुई नजर आए, मिलती हुई, ये देखो, ये कहाँ मिलेगी जाके? ये दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मानूंगा मैं। अच्छा, रेज हमारी कैसी आ रही है? अब की बार ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। इनको बोलते हैं कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज करना। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज अगर आती हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी उस पॉइंट को मैं बोलूंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
पहली बात तो ये सुने कि ऑब्जेक्ट का पता किससे लगेगा। आंसर है ऑब्जेक्ट का पता लगेगा इंसिडेंट रेज से। अब इंसिडेंट रेज अगर ऐसी है डाइवर्ज करती हुई, ऐसे फैलती हुई, तो रियल ऑब्जेक्ट। और इंसिडेंट रेज अगर ऐसे आ रही हैं कहीं से मिलती हुई, कन्वर्ज करती हुई, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी ना वही हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? बड़ी अच्छी बात थी, गहरी बात थी। अब सुनना, ये तो बात हो गई किसकी बेटा? ऑब्जेक्ट की। ये तो बात हो गई किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं इमेज की। पहली बात तो इमेज किससे डिसाइड होगी? आंसर है रिफ्लेक्टेड रेज से। इमेज डिसाइड होगी प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज से। अब उसके केस समझ लेते हैं अपन, है ना? उसके केस समझ लेते हैं। देखो इसी को ले लूँ मैं, ठीक है ना? ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे टकराई ऐसे हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे टकराई ऐसे हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिल जाएं एक्चुअल में, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिल जाएं एक्चुअल में, वहाँ बनेगी इमेज। कैसी? रियल। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान देना। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक्चुअल में कट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए एक्चुअल में, वहां क्या बनेगी? रियल इमेज। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, इधर आओ। देखो यहां क्या होगा, यहां क्या हो गया? ये रे ऐसे गई, ऐसे चली गई टकरा के, ये इधर आई, ये टकरा के इधर चली गई। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है प्यारे बच्चों। क्या ये इधर कभी मिल सकती है क्या? नहीं, ये तो ऐसे फैलती हुई जा रही है, इधर तो मिल ही नहीं सकती। अच्छा, इनको पीछे की तरफ खिसका के देखें अगर अपन, तो हाँ ये हमें यहाँ से आती हुई नजर आएगी। ये हमें रिफ्लेक्टेड रे हमें यहाँ से आती हुई नजर आएगी। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ये चार शब्द हमने समझे, फिर से बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इंसिडेंट रेज को देखो, अगर इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं तो रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हुई लग रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज का पता लगेगा रिफ्लेक्टेड रेज से। अगर रिफ्लेक्टेड रेज असलियत में मिल जाती हैं, क्रॉस कर जाती है, तो उसी पॉइंट पे बनेगी रियल इमेज, रियलिटी में रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही है, ये देखो किसी पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही है, यहाँ तो मिल नहीं सकती ना, तो ऐसे फैलती जाएगी, और तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट का जो फंडा था ये हमने बहुत अच्छे लेवल पे सीख लिया है। अब मैंने क्यों सिखाया आपको? मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि मुझे कराने हैं अच्छे अच्छे सवाल। मुझे सिर्फ ऐसे 10th जैसे सवाल नहीं कराने हैं जो आपके NCERT में और जो रिफ्रेशर्स में दे रखे हैं, वो तो कोई भी कर लेगा यार। तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा तुम में और दूसरे बच्चों में? डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो डिफरेंस जब भी क्रिएट होगा जब आप कॉन्सेप्ट पूरा सीखोगे। मैं आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के सवाल कराऊंगा, ठीक है? आपके तो है भी नहीं उसमें, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें लेंस के कॉम्बिनेशन कर दूंगा, मिरर लेंस के कॉम्बिनेशन कर दूंगा। तो बढ़िया बढ़िया सवाल करने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। वहाँ पे मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो फिर आप परेशान नहीं होगे, आप समझ जाओगे हाँ सर क्या बोलना है, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। बोलो भाई, क्लियर है बात?